हम लोग कल बात कर रहे थे गोलमेज सम्मेलनों की, और उसमें पहला गोलमेज सम्मेलन हम लोगों ने जान लिया था, उसको लिख भी लिया गया। गोलमेज सम्मेलन का जो इशू उठा उसमें कांग्रेस ने भाग लेने से मना कर दिया। तो चूंकि गोलमेज सम्मेलन करने के पीछे अंग्रेजों का मकसद यही था कि सिविल डिसोबीडियंस को रोका जाए, और वो तभी रुकता जब कांग्रेस कन्विंस हो, और ऐसा हो नहीं पाया। खैर, सारे लोग गए, अपनी अपनी डिमांड अंग्रेजों के सामने रखा, लेकिन अंग्रेजों ने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया, और अंग्रेजों ने कहा कि जब तक कांग्रेस की उपस्थिति नहीं होगी कोई फैसला नहीं होगा। फिलहाल बातें आगे बढ़ गई, सम्मेलन खत्म हो गया। सम्मेलन समाप्ति के बाद जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड, उन्होंने अपने एक राजदूत को इंडिया भेजा, जॉन क्लीन, और भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनको ये ऑर्डर दिया गया कि जो भी करना पड़े, जो पॉलिटिकल उपाय है सब अपनाइए, कांग्रेस को कन्विंस करिए कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस लंदन में आए, और स्पेशली गांधी जी तो लंदन में होने चाहिए। तो इरविन ने अपना प्रयास शुरू किया, और बहुत अच्छा बड़ा समझौता है गांधी इरविन पैक्ट। उसी समझौते के द्वारा ये तय किया गया कि कांग्रेस दूसरे गोलमेज में जाएगी, और फिर फाइनली कराची अधिवेशन में सारी रूपरेखा तय हुई और गांधी जी को दूसरे गोलमेज में भेजा गया। ठीक, तो एक नोट डालिए, एक नोट डालिए, फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, पहले सम्मेलन की असफलता के बाद पहले सम्मेलन की असफलता के बाद पहले सम्मेलन की असफलता के बाद मैकडोनाल्ड ने पहले सम्मेलन की असफलता के बाद मैकडोनाल्ड ने अपने राजदूत जॉन क्लीन को भारत भेजा। अपने राजदूत जॉन क्लीन को भारत भेजा। अपने राजदूत जॉन क्लीन को भारत भेजा। अपने राजदूत जॉन क्लीन को भारत भेजा, और वायसराय लॉर्ड इरविन को लॉर्ड इरविन को आदेश दिया गया। वायसराय लॉर्ड इरविन को आदेश दिया गया कि वे कांग्रेस के सभी प्रस्ताव स्वीकार कर लें, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को भेजा जाए। तो ऑब्वियस है कि लॉर्ड इरविन के ऊपर सीधे सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रेशर था, तो उन्होंने अपने स्तर पे सारे प्रयास किए, और गांधी जी उनसे मिलने कहाँ पहुँचे? दिल्ली। और दिल्ली में ही 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। उस समझौते में गांधी जी ने जो जो डिमांड्स रखी अंग्रेजों ने संभाल लिया। ठीक, लेकिन वही कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसी समय भगत सिंह और उनकी टीम को फांसी होने वाली थी, कुछ ही दिनों बाद हो भी गई। तो जो भारत का युवा वर्ग था वो इस समझौते के माध्यम से इस फांसी को टलवाना चाहता था कि ग्रुप को फांसी ना हो, उनकी टीम को फांसी ना हो। लेकिन गांधी जी ने अपनी विचारधारा को सुरक्षित रखने के कारण इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा, एक तरह से कह सकते हैं, इरविन को प्रेशराइज नहीं किया। ठीक, तो वो एक अलग बात थी, लेकिन इस घटना का प्रभाव कांग्रेस पर पड़ा, क्योंकि इस घटना के बाद जो भारत का युवा वर्ग था वो पुनः कांग्रेस से असंतुष्ट हुआ
और बड़ी संख्या में युवाओं का कांग्रेस से पलायन हो गया। तो आप लोगों ने जब पीछे बम्बई अधिवेशन 1934 किया है तो उसमें आपने एक बात लिखा है कि कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई गई। राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, ये तमाम लोग थे। क्यों बनाई गई? क्योंकि कांग्रेस ने ये गौर किया था कि जो कांग्रेस में युवाओं का एक बड़ा जनाधार है वो अब कांग्रेस को छोड़कर बाहर जा रहा है और वो कम्युनिस्टों के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। तो कांग्रेस को इस विषय पर चिंता हुई और कांग्रेस ने राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, इन लोगों के सजेशन पर कांग्रेस के भीतर ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो एजेंडा था वो वामपंथी दलों से कुछ हद तक मिलता जुलता था, ताकि जो युवाओं का एक माइग्रेशन हो गया है कांग्रेस से, उसको कुछ हद तक रोका जा सके और पुनः उनको कांग्रेस में अट्रैक्ट किया जा सके। ठीक, ये बात आपने पीछे किया है। चलो, क्या लिख रहे थे? हेडिंग डाली थी दूसरा गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। अरे सॉरी, कुछ बातें और कर लो। अभी कहाँ तक थे हम लोग? हाँ, अगले पॉइंट में आइए। वो अभी रहने दो, दूसरा गोलमेज। अगले पॉइंट में आइए। लॉर्ड इरविन ने टीबी सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, लॉर्ड इरविन ने टीबी सप्रू तथा एम.आर. जयकर की मध्यस्थता से, लॉर्ड इरविन ने टीबी सप्रू और एम.आर. जयकर की मध्यस्थता से, एम.आर. जयकर की मध्यस्थता से, टीबी सप्रू और एम.आर. जयकर की मध्यस्थता से 5 मार्च 1931 को दिल्ली में, 5 मार्च 1931 को दिल्ली में गांधी जी से मुलाकात किया। 5 मार्च 1931 को दिल्ली में गांधी जी से मुलाकात किया तथा इसी दौरान गांधी इरविन समझौता हुआ। इसी दौरान गांधी इरविन समझौता हुआ। हेडिंग डालिए, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता। जो इसकी मुख्य बातें हैं उसको लिख लीजिए। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। पहला पॉइंट लिखिए आराम से। पहला पॉइंट लिखिएगा, नमक कानून को समाप्त किया जाए। नमक कानून को समाप्त किया जाए। नमक कानून को समाप्त किया जाए। अगला लिखिए, जेलों में बंद सभी अहिंसक राजनैतिक कैदियों को छोड़ा जाए। जेलों में बंद सभी अहिंसक राजनैतिक कैदियों को छोड़ा जाए। अहिंसक राजनैतिक कैदियों को छोड़ा जाए। अगला लिखिए, भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा की जाए। भारत के औद्योगिक नीति की घोषणा की जाए। भारत के औद्योगिक नीति की घोषणा की जाए। भारत के औद्योगिक नीति की घोषणा की जाए। अगला लिखिए,
शराब की दुकानें कम से कम खोली जाएं। इस पर मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी भी है। अब कहानी का एग्जैक्ट टाइटल तो नहीं याद है। उन्होंने अपनी कहानी में बताया कि उस ज़माने में जो कांग्रेस वर्कर होते थे वो शराब के ठेकों के बाहर खड़े होते थे, और जो व्यक्ति शराब लेकर पीने की कोशिश करता था या जाता था, जबरन उसकी शराब छीनकर फोड़ देते थे। तो जो शराबी होता था खूब पीटता था इन सबको। लेकिन गांधी जी का ये निर्देश था कि शराबी व्यक्ति कितनों हिंसा करे, आपको उसका जवाब नहीं देना है। तो उस पर मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, कहानी है बड़ी अच्छी। अब टाइटल क्या कहानी का नहीं याद है। तो वही है कि कांग्रेसियों में उस ज़माने में इतना पेशेंस था गांधी जी के निर्देश पर कि वो शराबियों से उनकी बोतल छीन कर फोड़ देते थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर उनकी बोतल आप फोड़ दें, वो भी शराबी की, कितनी मेहनत से पैसा उसका जुगाड़ करके ले गया होगा, तो पिटबे करेगा। और प्रेमचंद अपनी कहानी में लिखा है कि बहुत हिंसा हो जाती थी उन लोगों पर, कांग्रेस वर्कर्स पर, लेकिन वो पलट कर कोई जवाब नहीं देते थे। कहानियों में है प्रेमचंद की। तो गांधी जी का ये निर्देश था कि आपको सिर्फ ज़बरदस्ती वहीं तक करनी है जहाँ तक कि उनकी दारू की बोतल आप ले लीजिए। इसके आगे फिर आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं, फिर वो आपको मारे पीटे आपको बर्दाश्त करना है। क्या लिख रहे थे? शराब की दुकानें कम से कम खोली जाएं। और अगला लिख लीजिए, कांग्रेस को, अरे तो तब तो और बुरा हो जाएगा। तब तो स्थिति खतरनाक हो जाएगी, तब तो हिंसा पे उतारू हो जाएगा बुरी तरह से। क्या लिख रहे थे? कांग्रेस को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की अनुमति होगी। कांग्रेस को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की अनुमति। आप लोग आधी घंटा लेट आ रहे हो, आप कहाँ से आती हैं? इसीलिए लेट हो जा रहा है। कांग्रेस को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की अनुमति होगी। नए पॉइंट में आइए। कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया। कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया। तथा इसी अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को मान्यता दी गई। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को मान्यता दी गई। गांधी इरविन समझौते को मान्यता दी गई। अब हेडिंग डाल लीजिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। देखिए, इस सम्मेलन की बिल्कुल मूल बात आप जानिए कि कांग्रेस गई, टोटल 31 सदस्यों ने भाग लिया, और वही जो पिछली बार जिन्होंने अध्यक्षता की थी मैकडोनाल्ड, वही इस बार भी अध्यक्षता कर रहे थे। तो जब सम्मेलन की बात आई तो थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया और कुछ टाइम टेकिंग मामला हो गया। ब्रिटिश सम्राट ने गांधी जी को ये संदेश भिजवाया कि आप मीटिंग में कॉल तब होंगे जब आप अपने कपड़ों को बदलेंगे। तो गांधी जी अड़ गए। गांधी जी ने कहा कि यह तो संभव नहीं है, जो मेरी अपनी ड्रेस कोड है उसके अलावा मैं कुछ नहीं पहनूंगा, भले ही ये मीटिंग हो या मैं चला जाऊँगा। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कुछ चीज़ें बड़ी डिप्लोमेटिक होती हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मीटिंग हो रही है, पूरी दुनिया की नज़रें उस पर पड़ी हैं कि ब्रिटिश एम्पायर और भारत के बीच होने क्या जा रहा है। तो उसमें सही फैक्ट ये था कि जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो आप ये जान चुके हैं कि गांधी इरविन समझौता बिल्कुल एक तरफा था। गांधी जी ने जो जो डिमांड रखी सब अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया बिना किसी इनकार के। तो ये बताइए कि इससे देश में क्या संदेश जाएगा? एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि नहीं जाएगा? आम लोगों को ये तो लगने लगा ना
कि ब्रिटिश शासन बिल्कुल गांधी जी के सामने एक नतमस्तक हो गया। अब गांधी जी जो भी पॉलिटिकल इशू उठाएंगे उस पर इनकार करने की इनकी कोई हिम्मत नहीं है। तो देश में एक बड़ा पॉजिटिव सेंस पैदा हुआ गांधी जी और ये इरविन से उनके समझौतों को लेकर। तो अब देश में एक उम्मीद थी कि जब गांधी जी पहुंचेंगे वहाँ लंदन, तो वहाँ से कोई बड़ा फैसला भारत के बारे में जरूर हो जाएगा। लेकिन यहीं पर थोड़ी सी गलतियाँ होने जा रही थी, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन से आपको कुछ भी नहीं मिला। तो जो भारतीय जनमानस था उसकी उम्मीदें गांधी जी से बिल्कुल टूट गई, और यही परिणाम हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि रातों रात एक बड़ा आंदोलन बना था, वो बुरी तरह से फ्लॉप होने लगा। आप इसको साइकोलॉजिकली समझिए, मैं अपनी व्यक्तिगत स्टोरी आपको समझाऊं। अन्ना हजारे का आंदोलन याद होगा, पक्का ना? आप लोग तो दिल्ली में उस समय नहीं रहे होंगे, मैं तो दिल्ली में था। अन्ना हजारे के आंदोलन को 1 या 2 बार मैंने देखा है पास से। हालांकि अन्ना हजारे उस समय अंदर चले गए थे आराम करने, वो दिखे नहीं। कितना जुनून था कि दिल्ली जैसे भागते हुए शहर में लगभग प्रतिदिन 50,000 से 1 लाख लोगों की भीड़ रामलीला मैदान में खड़ी हो जाती थी। और उसी आंदोलन ने एक तरह से कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया। ये मानते हैं कि नहीं? कितने लोग उस आंदोलन के बारे में सुने हैं कि नहीं? विपिन जानते हैं? लड़कियां नहीं। अन्ना हजारे महाराष्ट्र के एक समाज सेवी हैं जिन्होंने कांग्रेस सरकार पर यह दबाव बनाया कि जन लोकपाल कानून बनाइए ताकि भ्रष्टाचारी गतिविधियों पर अंकुश लगे। उस मुद्दे को लेकर वो दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन पर बैठे। अरविंद केजरीवाल वहीं से चमके, वो उनके साथ ही थे उस धरने में। तो आलम यह था कि दिल्ली जैसे व्यस्त शहर में 1-1 लाख लोगों की भीड़ रोज जाने लगी। नेशनल, इंटरनेशनल सारी मीडिया ने कवरेज किया। पूरी सरकार बैकफुट पर थी, घबरा गई सरकार बिल्कुल। मनाने का प्रयास हुआ, मान ही नहीं रहे थे। भूख हड़ताल 13-14 दिन आगे चली गई। तो भाई 14 दिन बुजुर्ग आदमी, हो सकता है कि कुछ खराब घटना हो जाए, मरी जाए। तो कांग्रेस सरकार ने मनाने की कोशिश किया। तो कांग्रेस ने उनके सामने ये प्रपोजल रखा कि हम जन लोकपाल कानून बनाएंगे। तो मीडिया में खूब प्रशंसा हुई। भाई अन्ना हजारे का जो हंगर स्ट्राइक था वो खत्म हो गया, रातों रात हीरो हो गए थे। अब कांग्रेस सरकार ने उनसे ड्राफ्टिंग के लिए 3-4 महीने का वक्त मांग लिया कि भाई कानून एक दिन में तो बनेगा नहीं, ड्राफ्टिंग होगी कि नहीं होगी? होगी। जब 3-4 महीने बीत गया, कुछ नहीं हुआ, तो अन्ना हजारे ने दोबारा याद दिलाया कि भाई कानून, तो थोड़ा कुछ और समय मांग लिया गया। कुछ और समय मिला, फिर भी कानून नहीं बना। तब अन्ना हजारे को दोबारा गुस्सा आई, फिर बम्बई से निकले, आके फिर रामलीला मैदान में बैठ गए। अब कांग्रेस ने उनको दिल्ली में आते ही गिरफ्तार पहले किया, ठीक, दबाव बना, जमानत मिल गई, आके रामलीला मैदान में बैठ गए। अब लोगों की साइकोलॉजी देखिए कि 6 महीने के अंदर में जो पब्लिक साइकोलॉजी थी वो कितनी चेंज हो गई। लोगों ने कहा कि अरे यार 75 साल के बुढ़ऊ हैं और रोज आके रामलीला मैदान में बैठ जा रहे हैं, किसको इतनी फुर्सत है कि काम धंधा छोड़ के रोज जाए रामलीला मैदान में जय जयकार करे। अब कानून पास नहीं होगा। तो देखिए सरकार ने कितना साइकोलॉजिकली उनके उस आंदोलन को समाप्त कर दिया। 6 महीने पहले तक 1-1 लाख लोगों की का रोज हुजूम था, और 6 महीना बाद वही व्यक्ति जब आकर रामलीला मैदान में बैठा तो 5,000, 10,000 की भीड़ जाना मुश्किल हो गई। तो ये एक तरह से लोगों को मनोवैज्ञानिक तरीके से शिथिल किया गया कि जो एक आवेश है वो तत्कालिक रूप से पहले खत्म हो जाए, बाद में तो लोग अपने रोजी रोजगार में जुट जाएंगे। कहाँ 1 लाख की भीड़ आ रही है, वो चीज़ें खत्म। तो यहाँ पर भी आप साइकोलॉजिकली समझिएगा, सविनय अवज्ञा चल रहा था, गांधी जी को बुला लिया गया कहाँ? लंदन, गोलमेज के लिए। तो जो भारत की सुप्रीम लीडरशिप थी वो तो भारत से एब्सेंट हो गई। और उस जमाने का जो भारत था ना, इसमें कोई डाउट नहीं है कि गांधी की अनुपस्थिति में उस जमाने में कोई लीडरशिप थी ही नहीं। सारी चीज़ें गांधी के इर्द गिर्द घूमती थी। जैसे हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट नहीं होता है हमारे सोलर सिस्टम में कि सारे जो ग्रह हैं वो सूरज को ही मानकर परिक्रमा करेंगे, उसी को अपना केंद्र मानकर। तो सिंपल वही बात थी कि उस समय राजनैतिक केंद्र के रूप में खाली गांधी जी थे, और उनकी अनुपस्थिति में कुछ बड़े फैसले लेना संभव नहीं था। वो लंदन में फंस गए, और लंदन में ब्रिटिश सरकार की जो योजना थी वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं थी। यानी कि गोलमेज सम्मेलनों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार कांग्रेस को कुछ देने के पक्ष में नहीं थी। तो इसका परिणाम क्या होता कि जो भारत की जनता लॉर्ड इरविन के समझौते के दौरान अति उत्साहित थी, गौर करिए,
जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो भारत की जनता उत्साहित थी कि नहीं? उसको लगा कि यार गांधी जी ने तो अंग्रेजों को बिल्कुल झुका कर रख दिया, तो अब तो गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे, उधर से लौटेंगे तो तिरंगा उरंगा लहराते हुए आएंगे खट से। यही एक इमेज बन गई ना जनता के बीच, और वहां कुछ होने वाला नहीं था। तो इस बात का एहसास कहीं न कहीं अच्छी तरह से गांधी जी को भी हो चला था कि अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठकर अपने प्रस्तावों को रखूं और ब्रिटिश सरकार उस पर कोई उचित गौर न करे, तो जो भारत की जनता की मेरे प्रति आस्था है वो तो ध्वस्त हो जाएगी, और जनता कहेगी कि यहाँ खाली तमाशा चल रहा था, लेकिन असल हकीकत तो वहाँ गए आप और वहाँ आपको कुछ नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं जो मेरी लीडरशिप है उस पर एक सवालिया निशान लगेगा। तो गांधी जी ठीक थे, डिप्लोमेट थे, अच्छे चतुर नेता थे। गोलमेज सम्मेलन में वो पहुँचे, उनको कॉल किया गया, बड़े आलीशान तरीके से उनका रिसेप्शन हुआ, स्वागत हुआ, सारी चीज़ें हुई। लेकिन गांधी जी ने ये कह दिया कि मैं अस्वस्थ हूँ, बोल ही नहीं पाऊँगा, इसलिए मेरा नेतृत्व कौन करेगा? अरुणा आसफ अली करेंगी। तो अरुणा आसफ अली का नाम सुना है कि नहीं आप लोगों ने? भारत रत्न भी मिला उनको, कांग्रेस की बड़ी योग्य नेताओं में थी। और अरुणा आसफ अली ने उठते ही जिन्ना और मुस्लिम लीग की उपस्थिति का भयंकर विरोध किया। परिणाम ये हुआ कि पूरे सम्मेलन में असंतोष फैल गया और कोई भी मामला किसी पक्ष का नहीं सुना गया। मुस्लिम लीग दोबारा से अपने सांप्रदायिक निर्वाचन पर चिल्लाती रह गई और डॉक्टर अंबेडकर पुनः अपने पृथक निर्वाचन पर अड़ गए। परिणाम ये हुआ कि असंतोष इतना ज़्यादा फैल गया, इतना हंगामा शुरू हो गया मीटिंग में कि मीटिंग को तुरंत डिसॉल्व करना पड़ा। यानी कि न तो कांग्रेस के हाथ कुछ लगा, न तो मुस्लिम लीग, न तो डॉक्टर अंबेडकर। और गांधी जी बाहर निकले और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम वापस जा रहे हैं, ब्रिटिश सरकार ने हमें हताश कर दिया। गांधी वापस आ गए और इन्होंने सेकेंड फेज का सविनय अवज्ञा पुनः स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब तो खेल हो चुका था, अब तो जनता की उम्मीदें टूट चुकी थी ना। जिस जनता ने भारी उत्साह से आपको लंदन भेजा, इस उत्साह से कि लंदन बस बाबा के जाने भर की देरी है, बाबा उधर से कोई धमाका करते हुए वापस आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे आप ही लोग सोचिए, जब हम लोग कम उम्र के थे और किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएं और पैसे की उम्मीद लास्ट में नहीं टिकी रहती थी, कुछ मिलेगा, और अगर खाली हाथ वापस हो जाए तो भले उम्र कम थी, मन में पूरी पर्याप्त गाली आती थी कि नहीं? तो बस वही बात, गांधी जी से पूरी उम्मीद थी कि ये वापस लौटेंगे तो कुछ एक लंबा पैकेज लेकर आएंगे, ऐसा हुआ नहीं। तो इस आंदोलन के समाप्ति के एक प्रमुख कारणों में यही था कि जब गांधी जी ने सेकंड फेज का सविनय अवज्ञा स्टार्ट किया तो जो उनका जन समर्थन था उसमें भारी कमी आ गई। दूसरा इशू, जो कांग्रेस का युवा वर्ग था वो भगत सिंह की फांसी के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा नाराज था, एग्रेसिव था, वो कांग्रेस से दूर होने लगा। तो 1934 आते आते जन समर्थन में इतनी भारी कमी आने लगी कि गांधी जी ने स्वेच्छा से इस आंदोलन के समाप्ति की क्या कर दिया? एक तरह से अंग्रेजों ने बहुत साइकोलॉजिकली गेम करके इस आंदोलन का जो जन समर्थन था उसको खिसका दिया और गांधी जी लाचार हो गए और 1934 में आंदोलन समाप्ति की घोषणा हो गई। ठीक, शुरू करिए, कुछ हेडिंग डालिया है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, चलिए फर्स्ट पॉइंट में लिखिए, अध्यक्षता मैकडोनाल्ड ने किया। अध्यक्षता मैकडोनाल्ड ने किया। अध्यक्षता मैकडोनाल्ड ने किया। नेक्स्ट, 31 सदस्यों ने भाग लिया। 31 सदस्यों ने भाग लिया। 31 सदस्यों ने भाग लिया। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, मुस्लिम लीग तथा डॉक्टर अंबेडकर ने, मुस्लिम लीग तथा डॉक्टर अंबेडकर ने, मुस्लिम लीग तथा डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पुराने प्रस्ताव की पुनः मांग किया। पुराना प्रस्ताव आप जान ही लेंगे, सांप्रदायिक और ये सेपरेट इलेक्टोरल। मुस्लिम लीग और डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पुराने प्रस्ताव की पुनः मांग किया। नेक्स्ट, सम्मेलन में गांधी जी का प्रतिनिधित्व, सम्मेलन में गांधी जी का प्रतिनिधित्व अरुणा आसफ अली ने किया।
सम्मेलन में गांधी जी का प्रतिनिधित्व अरुणा आसफ अली ने किया। सम्मेलन में गांधी जी का प्रतिनिधित्व अरुणा आसफ अली ने किया तथा आसफ अली ने मुस्लिम लीग का विरोध कर दिया। आसफ अली ने मुस्लिम लीग का विरोध कर दिया। हमको याद है बहुत पहले, उस समय हम लोग भी काफ़ी कम एज के थे, अखबारों में छपा था कि अरुणा आसफ अली और गुलजारी लाल नंदा, इन दोनों लोगों को एक साथ भारत रत्न अनाउंस किया गया था। इन दो नेताओं को, अरुणा आसफ अली और गुलजारी लाल नंदा को। क्या लिख रहे थे? मुस्लिम लीग का विरोध कर दिया। अतः मैकडोनाल्ड ने सम्मेलन भंग कर दिया। अतः मैकडोनाल्ड ने सम्मेलन भंग कर दिया। अतः मैकडोनाल्ड ने सम्मेलन भंग कर दिया। एक नोट डालिए। नोट में लिखिए, गांधी जी ने दूसरे सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने दूसरे सम्मेलन की असफलता के बाद सविनय अवज्ञा पुनः प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा पुनः प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा पुनः प्रारंभ कर दिया, परंतु जन समर्थन में भारी कमी आ गई। परंतु जन समर्थन में भारी कमी आ गई। जन समर्थन में भारी कमी आ गई। हेडिंग डालिए। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। देखिए, इस मीटिंग की अध्यक्षता भी उन्होंने किया। किसने? मैकडोनाल्ड ने। लेकिन इस मीटिंग में न तो कांग्रेस गई न तो मुस्लिम लीग, यानी कांग्रेस के भारत के दोनों प्रमुख दलों ने इस मीटिंग में भाग नहीं लिया। तो इतना आप समझ ही सकते हैं कि जब कांग्रेस उपस्थित नहीं है, मुस्लिम लीग उपस्थित नहीं है, तो मीटिंग में कुछ होना तो है नहीं। और मैकडोनाल्ड ने इन दोनों दलों की अनुपस्थिति का हवाला देकर मीटिंग को डिसॉल्व कर दिया, भंग हो गई मीटिंग। और उसके बाद इस तीनों सम्मेलनों पर रिपोर्ट बनाने के लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई ब्रिटिश सरकार की तरफ से। और आप नाम सुने होंगे लॉर्ड लिथगो का, वो इस कमेटी के बनाए गए अध्यक्ष। तो लॉर्ड लिथगो ने इन तीनों मीटिंग्स पर जो अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश शासन को दिया, उसको ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। और आप जानते रहिए कि लॉर्ड लिथगो की ही रिपोर्ट आगे चलकर भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में परिणित हो गई। तो इस रिपोर्ट का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि तत्कालीन संवैधानिक विकास में भारत शासन अधिनियम 1935 से बड़ा संवैधानिक अभिलेख दूसरा कोई नहीं था। और जब आज़ादी के बाद भारतीय संविधान भी बना, तो इस अधिनियम का भारतीय संविधान पर व्यापक प्रभाव रहा। ठीक, फर्स्ट पॉइंट में लिखिए, अध्यक्षता मैकडोनाल्ड ने किया। अध्यक्षता मैकडोनाल्ड ने किया। अध्यक्षता मैकडोनाल्ड ने किया तथा सम्मेलन में 46 सदस्यों ने भाग लिया। तथा सम्मेलन में 46 सदस्यों ने भाग लिया। सम्मेलन में 46 सदस्यों ने भाग लिया। नेक्स्ट, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। अतः मैकडोनाल्ड ने सम्मेलन भंग कर दिया। अतः मैकडोनाल्ड ने सम्मेलन भंग कर दिया।
एक नोट डालिए। नोट में पहला पॉइंट लिखिए, मैकडोनाल्ड ने तीनों सम्मेलनों पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए लॉर्ड लील लिथगो, यहां लिखा है देख लीजिएगा, तीनों सम्मेलनों पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए लॉर्ड लील लिथगो की अध्यक्षता में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया। लॉर्ड लील लिथगो की अध्यक्षता में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया तथा इस कमेटी की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पारित की गई। इस कमेटी की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पारित की गई। इस कमेटी की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पारित की गई तथा इसी रिपोर्ट का विस्तार भारत शासन अधिनियम 1935 इसी रिपोर्ट का विस्तार भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में लागू हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में लागू हुआ। ये था आपका तीनों गोलमेज सम्मेलन। देखिए अब क्या हुआ, जो भारत में अगला एक पॉलिटिकल इंसिडेंट था वो 1932 में जारी होने वाला कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट। कुछ बताइए सांप्रदायिक पंचाट के विषय में कुछ बताइए। 1932 में जो सांप्रदायिक पंचाट सरकार ने जारी किया वो क्या था? जो अदर जाति थी उनके लिए निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, जैसे दलितों के लिए हो गया सर, इसमें बौद्धों के लिए भी हो गया सर, सिख के लिए हो गया सर, महिलाओं को भी था, मुसलमानों के लिए तो था ही। तो उसका नुकसान क्या होने जा रहा था? इसमें ये था कि सर जैसे अगर दलितों को अगर दे दिया जाए तो एक हिंदू का जो दलित वर्ग है वो एक चला जाएगा सर। दूसरा एक था जैसे आंदोलन कांग्रेस का था तो उसमें सभी लोगों का पार्टिसिपेट है, चाहे सिख हो, बिल्कुल ठीक है। तो सभी धर्म देखिए हुआ क्या कि जब गांधी जी ने आकर सेकंड फेज में आंदोलन को शुरू कर दिया तो इसमें कोई संदेह नहीं कि जब दूसरा गोलमेज असफल हुआ तो वहीं से गांधी जी का जो पॉलिटिकल फिगर था वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा और आंदोलन में शिथिलता आ गई, ये तो क्लियर है। अब रही सही कसर अंग्रेज़ों ने पूरी किया 1932 में, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इन गोलमेज सम्मेलनों के माध्यम से भारत की पॉलिटिकल पार्टी की मंशाओं को समझ लिया। क्योंकि भाई शुरू के दोनों सम्मेलनों में मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिक निर्वाचन मांगा, डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग से निर्वाचन मांगा। तो अंग्रेज़ों ने ये एनालाइज किया कि भारत को अलग अलग खाँचों में विभक्त कर दो तो भारत की जो नेशनल इंटीग्रिटी है वो ऑलरेडी कमज़ोर हो जाएगी और आंदोलन का जो अस्तित्व है अपने आप ही स्वतः खत्म हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो 1932 में मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की और उसमें क्या कहा गया कि मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन दिया जाएगा। चलिए खैर यहाँ तक तो बात ठीक है कि भाई मुसलमान ऑलरेडी एक अलग वर्ग है, उसको
आप बहुत बड़े नुकसान की दृष्टि से भी देखेंगे या नहीं भी देख सकते हैं कि चलिए वो कम्युनल आधार पर आपसे अलग हैं, लेकिन जो अगली बात कही गई वो हिंदू सोसाइटी को एक तरह से तोड़ने वाली थी कि दलित हिंदुओं का वर्ग नहीं होगा। अगली बात क्या कही गई कि दलित हिंदुओं का वर्ग नहीं होगा और इन्हें हिंदुओं से अलग मानते हुए पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाएगा। तो अगर ये चीज़ें भारत में अप्लाई कर गई होती तो पूरी जो दलित सोसाइटी है वो पार्ट ऑफ हिंदू ही नहीं होती, वो तो हिंदुओं से पृथक हो जाती। तो हिंदू समाज में इससे बड़ा विभाजन और क्या हो सकता था, ये एक बहुत बड़ा विभाजन होता। फिर सिखों और महिलाओं को भी अलग से निर्वाचन का, यानी कि एक तरह से जो भारत की पूरी पोजीशन पॉपुलेशन ये कास्ट या रिलीजन के आधार पर थी उसको बिल्कुल अलग अलग क्यारियों में सेट कर दिया गया कि मुसलमान अपना निर्वाचन क्षेत्र लेकर एक तरफ हो जाएं, दलित पार्ट ऑफ हिंदू ही ना हो, हिंदुओं से अलग होकर वो अपनी अलग व्यवस्था बना लें, सिख बिल्कुल अपनी अलग व्यवस्था, महिलाएं अलग व्यवस्था बना लें। तो ये बताइए कि फिर वो देश एक जियोग्राफिकल बाउंड्री वहाँ संभव थी, एक देश एक जियोग्राफिकल बाउंड्री संभव थी? ऑब्वियस है कि अलगाव की तमाम मांगे उठ जाती, सब लोग अपने अपने सेपरेटिस्ट एजेंडों पर काम करते, कोई किसी के लिए क्यों काम करता? महिलाएं अलग निर्वाचन क्षेत्र में, सिख अलग निर्वाचन, मुसलमान अलग, दलित अलग। तो ऑब्वियस है कि देश तमाम टुकड़ों में बंट सकता था अगर इस पॉलिसी को स्वीकार किया जाता। तो जैसे ही ये घोषणा हुई, गांधी जी उस समय पूना की यरमदा जेल में थे बंद। गांधी जी ने तुरंत इसकी गंभीरता को समझा और पूना की यरमदा जेल में ही आमरण अनशन पर वो बैठ गए। उन्होंने कहा कि भाई अगर ये अप्लाई कर गया तो भारत तो टुकड़े टुकड़े भागों में बटेगा, हर वर्ग के अपने सेपरेट हित हो जाएंगे और फिर जो नेशनल फीलिंग है उसकी कोई जगह बचेगी ही नहीं, नेशनल एजेंडे समाप्त हो जाएंगे। तो गांधी जी ने एक आमरण अनशन शुरू किया। तो कोशिश शुरू हुई डॉक्टर अंबेडकर को कन्विंस करने की, और डॉक्टर अंबेडकर भी इस मुद्दे पर कन्विंस हुए। नेशनल इंटरेस्ट को सारे लोग देखे महत्व देते थे, डॉक्टर अंबेडकर भी नेशनल इंटरेस्ट पर कन्विंस हुए। जबकि डॉक्टर साहब के बारे में एक स्थापित इतिहास है कि वो ब्रिटिश शासन का विरोध नहीं करते थे, ब्रिटिश शासन के साथ उनका जो रवैया था वो एक तरह से सहयोग का था, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की अपनी एक स्पष्ट थीम ये थी कि दलितों के लिए जो समानता की नीति बनाई वो ब्रिटिश सरकार ने बनाई। हमारे लिए तो कोई मतलब समानता वाला कानून नहीं था, हमको कोई स्पष्ट राजनीतिक अधिकार नहीं थे, शिक्षा का अधिकार नहीं था, बोलने और गांव में घुसने तक का अधिकार नहीं था। तो हमारे लिए जो आधुनिक उद्धार का काम किया वो तो ब्रिटिश सरकार ने किया। हमको शिक्षा का अधिकार दे दिया, हमको न्यायिक समानता का अधिकार दे दिया, पॉलिटिक्स का अधिकार दे दिया। तो आखिर उनकी भी जो अपनी एक पॉलिटिकल बिलीफ थी वो बहुत हद तक सही थी। डॉक्टर अंबेडकर भी अपनी जगह बिल्कुल अपनी जो पॉलिटिकल बिलीफ अंग्रेज़ों के प्रति उन्होंने बनाया था वो बहुत हद तक सही थी। तो डॉक्टर अंबेडकर कभी भी ब्रिटिश शासन का प्रत्यक्ष विरोध करते हुए आपको नहीं पाए जाएंगे आप इतिहास में। वो उनका एक रवैया सहयोगात्मक था, क्योंकि उनकी एक बिलीफ थी, पॉलिटिकल बिलीफ, कि अंग्रेज़ों ने ही भारत में दलितों को समानता का अधिकार दिलाया है। लेकिन ये पहला मौका था जब नेशनल इंटरेस्ट में डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी के कहने पर कन्विंस हुए, और डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना या यरमदा पैक्ट हुआ है, बड़ा महत्वपूर्ण समझौता है। और उस समझौते के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत को खत्म करने या रद्द करने का काम किया गया। तो पूना पैक्ट में गांधी जी ने दलितों के उद्धार के लिए बहुत सारी अनुशंसाओं को मान लिया। जैसे एक तो ये माना गया कि सरकारी नौकरियों में इनको 18% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन सेना छोड़कर, सेना में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें दलितों के लिए 148 सीटें आरक्षित की जाएंगी। तीसरा ये कहा गया कि दलित निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण होगा जहां कैंडिडेट तो दलित होगा लेकिन मतदान संपूर्ण जनता करेगी। तो आज भी आप कल्पना करिए कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी मान लीजिए कि किसी वर्ग के विशेष के लिए आरक्षित हो, मान लीजिए कि महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाए, और नियम ये हो कि अगर वो आरक्षित महिलाओं के लिए तो खाली महिला मतदाता ही वोट करेंगी, तो पुरुष मतदाता का नेता कौन होगा? वो तो बेकार हो गया। फिर महिला कैंडिडेट, महिला वोटर, तो जब वो जीत कर आएगी और उसके पास कोई पुरुष फरियादी जाएगा तो कहेगी हमको तुमसे मतलब ही नहीं है, भागो, हमारा तो जो एक तरह से मैंडेट मिला वो महिलाओं से। अगर कोई सीट मान लीजिए ओबीसी के लिए रिजर्व है और सिर्फ ओबीसी मतदाता उसमें भाग ले तो बाकी वर्ग तो आइसोलेशन में चला गया।
तो उससे क्या होगा, समाज में एक विभाजन की बात खड़ी हो जाएगी कि नहीं खड़ी हो जाएगी। तो गांधी जी ने उसका एक हल निकाला कि दलित निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएंगे, कैंडिडेट दलित होगा लेकिन मतदान संपूर्ण जनता करेगी, ताकि जो इलेक्टेड व्यक्ति है वो सभी का नेता हो, न कि किसी वर्ग विशेष का नेता हो। तो इन बातों से ये तय किया गया कि दलित आज भी पार्ट ऑफ हिंदू हैं। तो गांधी और डॉक्टर अंबेडकर में जो एग्रीमेंट हुआ उसमें यह भी लिखा गया कि दलित हिंदुओं का वर्ग था और हिंदुओं का वर्ग ही माना जाएगा। तो यानी कि सांप्रदायिक पंचायत में जो हिंदुओं से दलितों को अलग कर रहे थे वो चीज को भी क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो दोनों नेताओं की बड़ी भूमिका थी। अगर डॉक्टर अंबेडकर मान लीजिए कन्विंस नहीं होते तो गांधी जी अकेले क्या कर लेते, ऑब्वियस नहीं कर सकते। तो दोनों नेता नेशनल इंटरेस्ट के ही इशू पर आपस में मिले, समझौता हुआ, तब जाकर ये सांप्रदायिक पंचायत की जो बातें थी वो खत्म हुई। क्लियर, हेडिंग डाल, सांप्रदायिक पंचायत, सांप्रदायिक पंचायत। फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा टमाटर वाला है ना, पंचायत। कम्युनल अवार्ड इसको अंग्रेजी में लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचायत, कम्युनल अवार्ड। ठीक, फर्स्ट पॉइंट में लिखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने इसकी घोषणा की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने इसकी घोषणा की जिसके अंतर्गत ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने इसकी घोषणा की जिसके अंतर्गत डैश करिए और 2-3 पॉइंट में लिखिए बातों को। जिसके अंतर्गत पहला लिखिए, दलित हिंदुओं का वर्ग नहीं होगा। दलित हिंदुओं का वर्ग नहीं होगा। दलित हिंदुओं का वर्ग नहीं होगा। अगला लिखिए, दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर, दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर, दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाएगा। दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाएगा। पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाएगा। अगला लिखिए, मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दिया जाएगा। मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दिया जाएगा। मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दिया जाएगा। अगला लिखिए, सिखों तथा महिलाओं को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाएगा। सिखों तथा महिलाओं को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाएगा। ठीक बात, नए पॉइंट में गांधी जी ने, अगले पॉइंट में, नए पॉइंट में लिखिएगा, गांधी जी ने इस घोषणा के बाद, गांधी जी ने इस घोषणा के बाद, गांधी जी ने इस घोषणा के बाद पूना की यरवदा जेल में, पूना की यरवदा जेल में, पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। ये क्या होता है, विपिन बताइए। आमरण अनशन क्या होता है? आमरण अनशन मतलब कि तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक मर जाएंगे, ठीक है ना, मरने दम तक खाना नहीं खाएंगे, ठीक है ना, उसी को कहते हैं आमरण अनशन।
क्या लिख रहे थे? आमरण अनशन शुरू कर दिया। अतः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टीबी सप्रू तथा पीडी टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन तथा पीडी टंडन की मध्यस्थता से गांधी जी तथा डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना या यरवदा समझौता हुआ। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना या यरवदा समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत डैश करिए और कुछ जो लिखा है लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, जिसके अंतर्गत दलित हिंदुओं का वर्ग होगा। दलित हिंदुओं का वर्ग होगा। अगला लिखिए, CLA सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, शॉर्ट में लिख लीजिए CLA में दलितों को 148 सीटें आरक्षित की जाएंगी। CLA में दलितों को 148 सीटें आरक्षित की जाएंगी। अगला लिखिए, नौकरियों में ब्रैकेट में लिखिएगा सेना को छोड़कर नौकरियों में 18% आरक्षण दिया जाएगा। नौकरियों में 18% आरक्षण दिया जाएगा। और एक और लिख लीजिए, दलित निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा। दलित निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा। दलित निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा। दलित निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा जहां उम्मीदवार दलित होगा। जहां उम्मीदवार दलित होगा परंतु मतदान संपूर्ण जनता करेगी। जहां उम्मीदवार दलित होगा परंतु मतदान संपूर्ण जनता करेगी। ठीक बात। तो इस तरह से ये बातें मिल बैठकर हल कर ली गई। आप लोग हेडिंग डालिए, फिर बातचीत हो, लिखने का काम कल करेंगे। हेडिंग डालिए, जो 1937 का प्रांतीय चुनाव, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। कुछ बताइए विपिन। 1937 का प्रांतीय चुनाव, कुछ बताइए इसके विषय में। इसमें सर ब्रिटिश प्रांत थे 11, मतलब उसमें क्या हुआ, चुनाव हुआ। चुनाव होने के इसमें 5 जो है वो कांग्रेस की पूर्ण बहुमत प्राप्त। कौन? जैसे इसमें मद्रास वाला एरिया था, मध्य प्रदेश वाला था, संयुक्त प्रांत था, बिहार था, उड़ीसा। ये 5 में। और 3 में क्या थी, मतलब उनके जो गठबंधन दल थी उनसे क्या बहुमत प्राप्त हुई। जैसे इसमें बंगाल हो गया, बम्बई हो गया, बलूचिस्तान और असम वाला। इसमें टोटल मतलब 8 में उनकी सरकार है।
और आगे कुछ लड़कियों में कोई कुछ बताए? बताओ पुनीता। 1937 के चुनाव में बताओ क्या चीज़ें महत्वपूर्ण रही? नहीं। आकांक्षा तुम बताओ। नहीं। आप लोग इधर आगे बताओ बेटा। नहीं आइडिया। तुम लोग बताओ पीछे। नहीं। चलिए देखिए, आगे चला तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग ये चुनाव हुआ और 1935 के कानून में ये कहा गया था कि प्रांतों में उत्तरदायी सरकारों का गठन किया जाए, यानी ऐसी सरकार जो अपने आप में स्वायत्त हो, केंद्र सरकार का उस पर कोई प्रत्यक्ष दबाव न हो, तो एक कंप्लीट ऑटोनमस सरकार बनाया जाए प्रांतों में। तो उस समय पूरे ब्रिटिश भारत में 11 प्रांत थे। तो 1935 के कानून के अनुरूप 1937 में चुनाव कराए गए। तो 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में टोटल विधानसभा सीटें बनी 1585। अब चूंकि चुनाव का माहौल आ गया तो देश में गहमा गहमी हुई। तो उस जमाने में भारत में अगर राष्ट्रीय स्तर की कोई पार्टी थी तो 2 थी, एक कांग्रेस थी और एक मुस्लिम लीग थी। तो जो 1937 का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पीला बक्सा था, ये जानते रहे, पीला बक्सा, और मुस्लिम लीग का चुनाव चिन्ह चांद तारा था, और यही दोनों राष्ट्रीय पार्टियां थी। लेकिन चूंकि ये चुनाव प्रांतीय स्तर पर होना था तो कुछ प्रांतों में रीजनल पार्टियां उस जमाने में भी बनी। ऐसा नहीं कि क्षेत्रीय पार्टियां खाली आज बनी हैं, उस जमाने में भी बनी। जैसे संयुक्त प्रांत में एक यहाँ के स्थानीय नेता थे नवाब छतारी, उन्होंने एक अपनी क्षेत्रीय पार्टी बनाई। बंगाल में एक क्षेत्रीय नेता थे फजलुल हक, उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था प्रजा कृषक पार्टी। नवाब छतारी की पार्टी का नाम था नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी। इसी तरह पंजाब के भी अपने एक क्षेत्रीय नेता थे सिकंदर हयात, उन्होंने एक पार्टी बनाई यूनियनिस्ट पार्टी। तो कमोबेश इन्हीं सारे दलों के बीच चुनाव शुरू हुआ। बम्बई में डॉक्टर अंबेडकर की इंडियन इंडिपेंडेंट पार्टी चुनाव लड़ गई। तो जब चुनाव के परिणाम आए तो वो बिल्कुल एक तरफा होकर आए। 11 में से 5 प्रांतों में, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मद्रास, इन 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया। बाकी बचे 3 प्रांत, तो असम में कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों से गठबंधन कर लिया। तो यही हालत बंबई में हुई और यही हालत बलूचिस्तान में। तो 5 प्रांतों में तो टोटल मेजॉरिटी मिली, 3 प्रांतों में कोलेशन गवर्नमेंट आ गई। उस जमाने में सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल प्रांत सिंध था, वहां पर मुस्लिम लीग जीत गई। पंजाब में सिकंदर हयात की पार्टी सत्ता में आ गई और बंगाल में फजलुल हक की पार्टी सत्ता में आ गई। तो ये भारत की अपनी उस समय सरकार गठन की पोजीशन थी। तो एक मजेदार फैक्ट ये जानिए कि जब ये चुनाव हो गया तो प्रांतों में मुखिया इस्टेब्लिश करना था। तो उस समय प्रांतों के मुखिया को मुख्यमंत्री नहीं कहा गया, बल्कि क्या कहा गया? प्रधानमंत्री। प्रांतों के मुखिया को क्या कह के बुलाया गया? प्रधानमंत्री। तो संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने गोविंद वल्लभ पंत को बनाया। संयुक्त प्रांत में प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? गोविंद वल्लभ पंत। बिहार में कौन बनाए गए? बिहार में बनाए गए कृष्णा सिन्हा। कौन बनाया गया? कृष्णा सिन्हा। उड़ीसा में बनाए गए बीजू पटनायक, ये नवीन पटनायक है ना, इन्हीं के फादर, तो बीजू पटनायक को बनाया गया। मध्य प्रदेश में बनाया गया रविशंकर शुक्ला को। किसको बनाया गया? रविशंकर शुक्ला। और कौन सा बच रहा है आपका? मद्रास। मद्रास में बनाया गया चक्रवर्ती राजागोपालाचारी। तो जो 5 स्टेट थे वहां तो कांग्रेस के ये प्रधानमंत्री बन गए। असम में कोलेशन गवर्नमेंट बनी, तो एक सादुल्ला नाम के एक स्थानीय नेता थे, उनको असम का प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन सादुल्ला बीमार पड़ गए और उनको हटाकर गोपीनाथ बारदोलाई को असम का प्रधानमंत्री बना दिया गया। बम्बई में कोलेशन गवर्नमेंट बनी और वहाँ बीजी खेर को प्रधानमंत्री बनाया गया। इसी तरह बलूचिस्तान में कोलेशन गवर्नमेंट बनी, गठबंधन सरकार बनी और वहाँ खान अब्दुल गफ्फार खान को प्रधानमंत्री बनाया गया। यानी कि 8 स्टेट, 5 तो पूर्ण बहुमत और 3 गठबंधन की सरकारें। तो इनमें कांग्रेसी सरकारें काम करने लगी। तो कांग्रेस ने एक विचार किया कि सभी कांग्रेसी सरकारों के एजेंडे में समरूपता लाई जाए, यानी ऐसा ना हो कि किसी स्टेट में कुछ नीतियां हैं, किसी स्टेट में कुछ नीतियां हैं। तो उससे क्या होगा कि एक तरह से पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा।
तो एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि जिन जिन स्टेट में कांग्रेसी सरकारें हैं सबकी जो पॉलिसी मेकिंग है वो समानता पर हो। तो एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, ये 3 मेंबर इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर बनाए गए। क्यों? ताकि वो ये निर्धारित कर सके कि सभी कांग्रेसी जो गवर्नमेंट हैं उनकी जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें समरूपता है, उसमें कोई अलग अलग विभिन्नता नहीं है। बाकी बचा सिंध, तो सिंध में मुस्लिम लीग सत्ता में आई थी और मुस्लिम लीग ने अली बख्श नाम के किसी नेता को अपना प्रधानमंत्री बना दिया सिंध में। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सत्ता आई, सिकंदर हयात बन गए। बंगाल में प्रजा कृषक पार्टी सत्ता में आई और फजलुल हक वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। तो 11 प्रांतों की ये पोजीशन थी, लेकिन ये सरकार लंबी नहीं चल पाई क्योंकि 1939 में यही लॉर्ड लिथगो के कुछ ऐसा रवैया रहा जो कांग्रेसी सरकारों को नापसंद आ गया। इन्होंने क्या किया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिना कांग्रेस से पूछे, बिना कांग्रेस से मशवरा लिए इन्होंने ये घोषणा कर दिया कि हम मित्र राष्ट्रों के पक्षकार देश हैं। तो बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 ग्रुप के बीच लड़ा गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन प्रमुख भूमिका में था, एक तरह से आप कह सकते हैं मित्र राष्ट्रों के ग्रुप का नेता ही ब्रिटेन था और हम ब्रिटेन के गुलाम देश थे। और धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली और जापान का ग्रुप था। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब चल रहा था तो ये दोनों ग्रुप ये चाहते थे कि दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देश हमारे संगठन में शामिल हो जाएं। और उसी समय लिथगो ने ये घोषणा कर दिया कि भारत मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध लड़ेगा। तो इसका नुकसान हो सकता था ना, इसका नुकसान ये हो सकता था कि जब आप आधिकारिक रूप से वर्ल्ड वॉर का साझेदार बन गए तो यानी कि आपने धुरी राष्ट्रों को अपना दुश्मन घोषित कर दिया, तो भारत पर धुरी राष्ट्रों के हमले की संभावना बढ़ गई। ये हो सकता है कि नहीं? जब आपने आधिकारिक रूप से ये घोषणा कर दिया कि भारत वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्रों का पक्षकार है, यानी आप एग्जैक्टली धुरी राष्ट्रों के क्या बन गए? शत्रु बन गए। तो अगर धुरी राष्ट्रों के हमले की संभावना भारत पर बढ़ जाती तो, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड की यह सच्चाई थी कि शुरुआती कंडीशन में धुरी राष्ट्र जीतते हुए दिख रहे थे। जर्मनी और जापान की बड़ी भारी बढ़त हो गई थी। ये तो गनीमत ये कहिए कि अमेरिका उस समय एटम पावर हो चुका था। दुनिया के बीच ये चीज़ पता भी नहीं थी लोगों को कि अमेरिका ने गोपनीय तरीके से परमाणु टेक्नोलॉजी पा ली है। और जापान ने एक बड़ी गलती कर दिया कि अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, क्योंकि जापान को भी इसका कोई अंदेशा ही नहीं था कि अमेरिका कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर बैठा है कि एक बार गिराएगा तो सब ध्वस्त होगा। तो पर्ल हार्बर पर हमला हुआ उनके नौसैनिक अड्डे पर, और बदले में अमेरिका ने 2 परमाणु परीक्षण कर दिया जापान पर, लाइव परीक्षण कर दिया। वैसे तो भूमिगत होता है, अमेरिका को मौका मिला कि लाओ लाइव परीक्षण करने, देखें कितने लोग भस्म हो रहे हैं। तो हिरोशिमा नागासाकी पे लाइव परीक्षण कर दिया उसने। तो परिणाम क्या हुआ कि धुरी राष्ट्र सरेंडर हुए और मित्र राष्ट्रों की जीत हो गई। लेकिन अगर अमेरिका इस युद्ध में न कूदा होता फिर क्या परिणाम होता? तब परिणाम बिल्कुल उलट जाते, क्योंकि धुरी राष्ट्रों ने मित्र राष्ट्रों पर पूरी पकड़ बना ली थी। तो भारत पे क्या नुकसान हो सकता था ये समझ रहे हैं ना, कि अगर भारत को मित्र राष्ट्रों का पक्षकार घोषित किया गया तो ऑब्वियस है कि आप धुरी राष्ट्रों के विरोधी एजेंडे में हैं, वो आप पर हमलावर हो सकते हैं। तो इस मुद्दे पर कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस ने कहा कि अब हम इलेक्टेड सरकार हैं और भारत की विधानसभाओं में हम नेतृत्व कर रहे हैं। अब हम सड़क पर आंदोलन करने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि हम स्टेट असेंबली में गवर्नमेंट लेकर बैठे हैं, और हमारे देश को आपने वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया और बिना हमसे पूछे, तो ये तो उचित नहीं है। तो एक विरोध शुरू हुआ। लिथगो थोड़ा अड़ियल रवैया अपना ले गए। इन्होंने कहा कि हमने ज़रूरी नहीं समझा। तो कांग्रेस ने कहा कि जब भाई हमारी कोई हैसियत ही नहीं है तो उससे बेहतर है कि हम इस्तीफ़ा दे दें, और इस्तीफ़ा हो गया। इस इस्तीफे के बाद जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी वो थोड़ा सा और चेंज होने लगी, क्योंकि खुद ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका के राष्ट्रपति इस मुद्दे पर लिथगो से स्पष्टीकरण मांगने लगे। क्योंकि आप कल्पना करिए कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी उस समय कांग्रेस थी। भारत की लगभग 90% पॉपुलेशन कांग्रेस को फॉलो कर रही थी, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अंग्रेज कमज़ोर हो रहे थे। धुरी राष्ट्र भारत पर भी हमलावर होने की स्थिति में थे, और उसी समय आप भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से भी बैर ले लीजिए, तो जनता तो इनके पीछे खड़ी थी, कांग्रेस के। तो अंग्रेजों को ये समझाया गया कि आपकी स्थिति ऑलरेडी नाजुक है, आप अपनी दुश्मनी बढ़ाइए मत, बल्कि कम करिए। और कांग्रेस से अगर आपके विरोध बढ़ गए तो समझ लीजिए कि आप भारत को बहुत जल्दी खो देंगे अपने हाथों से। तो बेहतर है कि कांग्रेस को नाराज करने की ज़रूरत
नहीं है। अभी आप कांग्रेस को मनाइए ताकि वर्ल्ड वॉर सेकंड में भारतीय जनता आपका विरोध न कर जाए। तो फिर कांग्रेस को मनाने का सिलसिला शुरू हुआ, तमाम प्रस्ताव आए, अगस्त प्रस्ताव आया, क्रिप्स मिशन आया। तो ये सारी चीज़ें जो तय हो रही थी वो बेसिकली सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारत की जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास था। ठीक।